हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज जो आप लोग पढ़ोगे भाई एकदम खतरनाक लेवल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पिछले 6 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आप लोग के लिए हमने अनसॉल्व से छाट करके ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो चलिए जल्दी से बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन 10 के 10 क्वेश्चनों को आपको नोट करके साथ ही साथ चलना है, ठीक है। अगर आप लोग नोट नहीं कर पा रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि भाई ये 10 क्वेश्चन बहुत ही तबाही लेवल के होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो को अपनी आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ के बोर होके आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया 2024 में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 0.1 m यानी कि मोलरता, ठीक है, मोलरता जो भी आप समझ लो। 0.1 m ग्लूकोज तथा 0.1 m सोडियम क्लोराइड, मतलब ग्लूकोज भैया हमसे पूछ रहा है यहाँ पर 0.1 m हमारे पास है और 0.1 m सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl भी है। दोनों को घोल के एक विलयन बनाया गया है। विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों, मतलब आपको ये भी बताना है कि परासरण दाब अधिक किसका होगा और क्यों होगा। तो भैया कारण भी यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए लिखा हुआ भी है आगे, कारण सहित लिखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो होता है उसकी खास नज़र होती है एग्जामिनर के ऐसे क्वेश्चनों पर, और वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चनों को पूरा पढ़ता है ताकि देखें बच्चे ने लिखा क्या है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, मेन चीज़ तो पढ़ लेंगे क्या होगा, लेकिन उसका कारण नहीं लिखते हैं कि किस कारण होता है, तो उसके नंबर कट जाते हैं। भैया 5 नंबर का है तो केवल 3 नंबर एग्जामिनर पकड़ाता है। तो ये 2 नंबर ना कटें, तो देखो तरीका देख लो कैसे इसको लिखा जाता है। तो इसका उत्तर सिंपल शब्दों में लिखना है बिल्कुल। इसमें 0.1 m सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करेगा। सीधे लिख दोगे भैया कि जो सोडियम क्लोराइड है वो उसका जो जलीय विलयन होता है उसका परासरण दाब अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह उन्नयन पर Na+ और Cl- 2 आयन देता है। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को तोड़ें, इससे पहले वाली वीडियो जिन बच्चों ने हमारी देख रखी उनको पता होगा, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि एक यौगिक कैसे बनता है। यौगिक जब ही बनेगा जब एक प्लस वाला साइन होगा एक माइनस वाला होगा, दोनों अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, तभी तो वो यौगिक का निर्माण होगा। अब ये थोड़ी ना होगा दो प्लस प्लस वाले बन जाएं। कभी ऐसा एलिमेंट आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर भी मान लेते हैं Na यहाँ प्लस हो और यहाँ पर मान लेते हैं Cl हो, ये भी प्लस हो। ऐसा एलिमेंट कभी देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि भाई प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा, जुड़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए आप लोग देखोगे Cl यहाँ पर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो Na+Cl- दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप और एग्जांपल देख लो तो भैया KOH भी होता है। तो K हमारा क्या होता है, प्लस में होता है, OH होता है मेरा माइनस में, ठीक है। इसी तरह से आप लोग का HCl भी होता है, H+Cl-। तो सभी एलिमेंट ऐसे ही बने होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो काम यहाँ पर क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं मेन चीज़ वो भैया ये है कि ये जो NaCl को अगर हम तोड़ेंगे तो ये Na+ और Cl- मतलब दो अलग अलग भागों में आसानी से टूट जाएगा। जबकि ग्लूकोज का आयनन नहीं होता है। ग्लूकोज है भैया वो इतनी आसानी से नहीं टूटता है, लंबी चौड़ी रिएक्शन उसके पीछे करनी पड़ेगी। तो जो सीधे सीधे हमको दिख रहा है जब NaCl तो मतलब Na+Cl- तो सीधे लिख देना कि इसी का जो परासरण दाब होगा वो ज़्यादा होगा। परासरण दाब जो होता है वो अणुसंघ गुणधर्म का उदाहरण होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अणुसंघ गुणधर्म जिस एलिमेंट का ज़्यादा होगा उसका परासरण दाब अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। और अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है, ये आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि जो अणुसंघ गुणधर्म आयन होते हैं वो आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो गया। अणुसंघ गुणधर्म जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है अणुओं की संख्या को। क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोग का? तो इस तरह से हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है ये पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है भैया। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। तो हमको लग रहा है कि आप लोग साथ में इसको नोट नहीं कर रहे हो, तो भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ही ले लो कम से कम। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप लोग से बोल रहे हैं। क्वथनांक का उन्नयन हुआ, हिमांक में अवनमन हुआ, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे 4 नंबर में, ये आप तय मान के चलिए। 2024 का एग्ज़ाम अगर आप पेपर उठा के देखो तो आपको ये क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग किस तरह से लिखेंगे। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। उन्नयन मतलब एक चीज़ पहले समझ लो, उन्नयन मतलब होता है वृद्धि और अवनमन मतलब होता है कमी। तो यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन हो रहा है मतलब कि क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। जब किसी शुद्ध विलायक में विलय घोला जाता है, विलायक में विलय घोलेंगे तो क्या बनेगा, पहले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, विलयन बनता है, ठीक है। विलायक क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ पर जो है हमारा ये बॉक्स रखा हुआ है जार, इसके अंदर क्या है
इस तरह से मान लेते हैं पानी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वाटर। इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, इस तरह से अगर आप पार्टिकल चीनी इसमें डाल दो, चीनी हमने डाल दिया तो ये चीनी क्या है हमारा, ये हमारा विलय है। ठीक, तो ये हो गया विलय, और जो पानी होता है वो होता है विलायक, और जो शरबत बनेगा इसका विलयन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे विलयन। क्लियर हुआ आप लोग को कि विलय, विलायक और विलयन में क्या अंतर होता है। चलिए अब हम लोग इसके आगे डिफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। तो देखो इसका, अगर हम जब किसी शुद्ध विलायक में विलय को घोलेंगे तो विलयन का जो वाष्पदाब होगा वो घटेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। भाई क्वथनांक का उन्नयन हमको लिखना है तो ये चीज़ थोड़ी सी होशियारी आप लोग को दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपको कुछ ना कुछ करके क्वथनांक का जो उन्नयन है, मतलब क्वथनांक को आपको बढ़ाना है। तो क्वथनांक भैया जब भी बढ़ेगा जब वाष्पदाब घटेगा। तो सीधे लिख देना विलयन का वाष्पदाब जब घटेगा तभी उसका क्वथनांक उन्नयन बढ़ेगा। शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के इस अंतर को ही हम लोग बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो आई होप आप लोग को ये दूसरा क्वेश्चन भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमसे भी फिर से कारण पूछा जा रहा है। देखो तो जो कारण वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर विशेष ध्यान देना, ये भैया जरूर आता है। जिंक तथा तांबे, जिंक मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है Zn की, और तांबा मतलब कि Cu की, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक, जिंक और तांबे की यहाँ पर बात हो रही है। में से इन दोनों में से एक जो होगा वो अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करता है, क्यों। देख लो आंसर जल्दी से। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। ध्यान से देखो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, क्या होती है, उसका भी क्वेश्चन अभी आगे आ रहा है, वो हम आप लोग को वहाँ बहुत क्लियर समझाएंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में देख लो क्या पूछ रहा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे है। मतलब इनके हिसाब से जो हमारी जिंक है वो आएगी पहले, मतलब Zn पहले आ गया, हाइड्रोजन आएगा उसके बाद में इस तरह से। ठीक, उसके बाद जो आएगा हमारा वो आएगा कॉपर। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से ऐसे लिख सकते हो कॉपर Cu। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आ जाएगा Cu, कॉपर जो है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, यहाँ इस पर ध्यान देना नीचे। ठीक है, आप लोग जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर, और तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण क्या होगा, जिंक जो है वो हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, मतलब जिंक जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। इसको एक ऑफिस के एग्जांपल से अगर समझो तो सबसे ऊंचे पद पर जो बैठा होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद भैया मैनेजर होता है जो थोड़ा कम पावरफुल होता है। उसके बाद आते हैं कर्मचारी जो जिनके पास पावर ही नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, Zn के पास है, यानी जिंक के पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को परेशान करेगा। हाइड्रोजन किसको परेशान करेगा, कॉपर को। तो फिलहाल हम लोग इन दो पे फोकस करते हैं। जिंक भैया यहाँ से हाइड्रोजन को परेशान करेगा और इसको इसकी जॉब से भगा देगा। तो किसने विस्थापित कर दिया हाइड्रोजन को, जिंक ने, ऊपर वाले ने ना। तो आप लोग यही लिखोगे, देखो जिसके कारण क्या होगा, जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा कम अपचायक है। इसलिए क्या होगा, जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है लेकिन तांबा नहीं कर पाता है। ये डायग्राम आपको याद रखना है, जिंक ऊपर हाइड्रोजन नीचे फिर Cu नीचे। ठीक है, आई होप तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संघट्ट आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। संघट्ट आवृत्ति क्या होती है। तो देख लो सीधे इसका आंसर कैसे लिखोगे, गैस के अणुओं के आपस में संघट्ट होने से ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। संघट्ट मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो आपस में टक्कर होने से, आपस में जुड़ने से। तो गैस के जो अणु होते हैं जब उनका आपस में संगठन कराया जाता है तभी एक रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है। संगठन जो होता है वो पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयन के बीच प्रति सेकंड होने वाले संघट्ट की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। तो इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये केवल याद करने वाली थ्योरी है, तो इसको आप लोग याद करिएगा, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। नेक्स्ट उसके बाद है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसका भी आप लोग को थ्योरी है, इसको देख लो, पढ़ लो कैसे लिखना है। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का साधारण परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कोई भी अणु चेंज नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब देखो H कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2, इधर भी दोनों बराबर है, H भी 2 है, Cl भी बराबर है। ठीक है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई गई है, आप लोग देख सकते हो दोनों साइड बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा
चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो ऐसी वैद्युत अपघट्य किसी वैद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, चालकत्व इक्वल टू 1 प्रतिरोध। मतलब जो चालकत्व होता है हमारा ये वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें आप लोग को डिटेल से नहीं समझा रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। तो ये आप लोगों ने कई चैनल्स पर लोग वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा, लेकिन एक बार इसको यहाँ पर ध्यान से समझना, आज के बाद इसको आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखो क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रत्येक तत्व वो होता है अपने से नीचे वाले तत्वों को विलयन से विस्थापित कर देता है। अभी हमने आपको ऊपर जिंक, हाइड्रोजन और कॉपर का एग्जाम्पल से बताया था कि जो सबसे ऊपर होता है वो हमेशा नीचे वाले को परेशान करता है, भगाने की कोशिश करता है। तो वही वैद्युत रासायनिक श्रेणी एक कंपनी है, ऐसे समझ लो। और ऊपर वाला तत्व जो है वो CO है, नीचे वाला उससे कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, तो तत्व जो ऊपर वाला तत्व होगा वो अपने से नीचे वाले तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, मतलब उनकी नौकरी से उनको किसी भी समय विस्थापित कर सकता है, ऐसे समझो। ठीक है, श्रेणी में CO का स्थान Ag से ऊपर है, मतलब CO जो है कॉपर वो Ag यानी कि सिल्वर से ऊपर है। तो भाई सीधी सी बात है, कॉपर क्या करेगा, Ag यानी थ्रो में से देख लो, रिएक्शन ही देख लो तभी समझ में आ जाएगा। देखो कॉपर जो है AgNO3 के साथ मिला। अब ये चीज़ ध्यान रखना, CO जो है वो ऊपर है, Ag CO से नीचे है। तो ये कॉपर क्या करेगा भैया, सिंपली देखो इनका AgNO3 का हंसता खेलता परिवार आपको दिख रहा होगा, AgNO3। CO क्या करेगा, इनकी ज़िंदगी में देखो आया CO2+ में, और NO3 और Ag को अलग अलग तोड़ दिया। CO ने इनके परिवार को, हंसते खेलते परिवार को, ये देखो तोड़ दिया। इसको एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो तीनों अलग अलग हो गए, कॉपर अलग, NO3 अलग, 2Ag अलग। अच्छा, इसने विस्थापित क्यों करा पता है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये 2+ दिख रहा होगा, 2+। इसको बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। CO जो है इसको, वो CO2+ को बोलेंगे क्यूप्रिक आयन। इसी के कारण जो है वो घोल हमारा नीला हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट नोट आप लोग इसके नीचे लिखोगे कि अतः CO2+ के कारण जो घोल होगा वो नीला हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन देख लो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, समझाइए। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि हम समझाएंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे बनाई जाती है। तो अब यहाँ पर देख लो, जब धातुओं तथा अधातुओं के उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनती है। सीधी सी बात है, मान लेते हैं हम यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर Ag है, यहाँ पर जिंक है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम जिंक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो है 3, ठीक, इनका है 4, इनका है 8। ठीक, तो एक श्रेणी के हिसाब से बना दिया गया है। नंबर 1 पर कोई होगा, नंबर 2 पे कोई है, नंबर 3 पे जिंक आ जाएगा, नंबर 4 पे Ag आ जाएगा, 5 6 7 पे कोई दूसरा होगा, 8 पे कॉपर आ जाएगा। तो इस तरह से बोल सकते हो बढ़ते हुए क्रम में, अगर ऊपर से देखें तो बढ़ते हुए क्रम में, और नीचे से देखें तो घटते हुए क्रम में बनाई गई है। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। जो हम समझाना चाहते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नोट्स वगैरह आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी और ऐसी वीडियो रेगुलर पाना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम तक, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।